हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी के एक इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले 11 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न को उनके आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आंसर आपके अध्याय 9 से अध्याय 16 तक के होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैंने आपको आंसर के साथ ऑलरेडी बता दिया है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है उन छात्रों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं। जैसे क्लास 12 बायोलॉजी के अध्याय 9 से 16 तक हम 11 महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसको मैंने स्पेशली चुना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं उनके आंसर के साथ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं। यानी कि जो इंडिया में हरित क्रांति जो थी, ठीक है, इसका जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूं, आपको एक वर्ड में आंसर देना होगा। तो डॉक्टर एम एस ठीक है, स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मार्क मिल जाएंगे। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको मार्क मिलेगा। चलिए, हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि उसके बाद वाले चैप्टर से है। यह है कि एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले 2 जीवों के नाम लिखिए। एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन देने वाले आपको 2 जीवों के नाम बताना है। ठीक है, तो 2 जीवों के नाम मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, जब मैं इसका कोर्स पढ़ा रहा था। तो स्पाइरुलिना नंबर 1 जीव है। ठीक है, और हमारा दूसरा जीव है, एवं लिख सकते हैं ईस्ट। ठीक है, ये दोनों हमें एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि एचसीपी, एकल एससीपी, ठीक है, हमें प्रदान करते हैं यानी कि देते हैं। तो एकल कोशिका प्रोटीन देने वाले 2 जीवों के नाम क्या है? स्पाइरुलिना और ईस्ट। ईस्ट तो आप लोग पता होगा, खमीर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में। ठीक है, तो स्पाइरुलिना एंड ईस्ट याद रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनके आंसर भी हैं। तो अति लघुत्तरीय में आपसे छोटे क्वेश्चन ही किए जाएंगे। मैं कुछ बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन काफी बड़ा, इतना ही आपका क्वेश्चन है, इतना आंसर है। ठीक है, क्या है, इससे समझना कैसे है। सबसे पहले देखिए, बायोगैस के घटक गैसों के नाम लिखिए तथा इससे मनुष्य को होने वाले 2 लाभ लिखिए। यानी कि जो बायोगैस होता है, इसके में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, कौन कौन से गैस शामिल होते हैं। ठीक है, बायोगैस बनाने में कौन कौन से गैस शामिल होते हैं और इससे मनुष्य को कौन सा लाभ होता है। तो देखिए स्टूडेंट, बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है। बायोगैस में क्या होता है, कई गैसें आपस में मिली होती हैं, जिनमें मेनली आपका मेथेन होता है। ठीक है, तो बायोगैस एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। कई प्रकार के गैस मिलकर बायोगैस बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें गैस पाया जाता है वो है मेथेन। ठीक है, ठीक है, तो मेथेन इसमें मेनली अच्छे से और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जो मेथेन होता है स्टूडेंट, ये जो है सूक्ष्म जीव की सक्रियता द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। तो बायोगैस जो है एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है, जिसमें ज्यादातर मेथेन पाया जाता है और ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि जब सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं तो बायोगैस उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जो सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं। जैसे देखिए, गाय के गोबर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथेन पाया जाता है। तो क्या होता है, मेथेन जो है, गाय जो है सेलुलोज का अंतर्ग्रहण करती है, यानी कि सेलुलोज को अंदर ले जाती है। ठीक है, तो सेलुलोजीय पदार्थ जो होता है, जो निकलता है, ठीक है, गोबर, तो उसमें जो है आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जब इन सूक्ष्म जीव सक्रिय हो जाते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए, अवायवीय रूप से कुछ बैक्टीरिया सेलुलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है गाय के द्वारा खाए गए घास, जो कि एक सेलुलोज है, ये जब बाहर निकलता है गोबर के रूप में, तो इस पर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, अब वही बैक्टीरिया जो है मेथेन उसमें होता है। ठीक है, अब देखिए, वह CO2 तथा H2 के साथ बड़ी मात्रा में मेथेन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोजीय पदार्थों पर उगते हैं, वो जो है CO2 और H2 के संपर्क में आने पर बड़ी मात्रा में मेथेन उत्पन्न
उत्पन्न करते हैं और इसी को बायोगैस कहते हैं। इससे जो है मनुष्यों को काफी ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, तो बायोगैस की घटक गैसों का नाम तो आप लोगों को पता चल गया, मेथेन इसमें मेनली है और कई प्रकार के गैसों का ये मिश्रण होता है। ठीक है, बायोगैस ये है आपका इंपॉर्टेंट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्या है वो? तो स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन आता है कि बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बायोपायरेसी होता क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, मल्टीनेशनल कंपनियों, ये आपको सीधा सीधा याद करना होगा। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है जिससे आप आसानी से इसे याद कर लें। थोड़ा बहुत ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप लोगों को थोड़ा सा अपने माइंड में बैठाना होगा, सेट करना होगा सुबह उठकर या फिर कभी भी आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए क्या है बायोपायरेसी, किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी या अन्य कोई दूसरा संगठन किसी राष्ट्र में या फिर उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन के, ठीक है, वो जो है जैव संसाधनों का उपयोग करता हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बायोपायरेसी। ठीक है, तो आपको इसको सीधा सीधा याद करना होगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर सकें। पांचवा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम से जोड़ा जाता है। जो डीएनए का खंड होता है, छोटे छोटे डीएनए के जो खंड होते हैं, उनको आपस में किस एंजाइम की सहायता से हम जोड़ सकते हैं। तो इसको मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं और यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा लाइगेज। लाइगेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ में आया पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो ऐसे आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि रात्रि के समय नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात्रि में जो है नागफनी के पौधे में कौन सा अम्ल बनता है। तो इसका सीधा सीधा जो आंसर होगा वो होगा मैलिक अम्ल। ठीक है, ये सही आंसर यही है आपका। और मैलिक अम्ल रात्रि के समय नागफनी के पौधे में बनता है, मैलिक अम्ल। ठीक है, हमारा सातवां क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है, तो मैं बता दूं स्टूडेंट कि पारितंत्र मैंने आपको बताया, पारितंत्र में ऊर्जा, ये मैं ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता बता रहा हूं। ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो समझ में आया। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि ऊर्जा की पिरामिड की मुख्य विशेषता है, दो विशेषताएं। जैसे देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है। ठीक है, कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है, एक दिशीय, द्विदिशीय या फिर कुछ भी कहा जा सकता है, बहुदिशीय। तो देखिए, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, पहले इसको समझिए, ऊर्जा का प्रवाह, और तथा ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। दो इसकी विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों विशेषताएं आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा आठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने आपको बताया है, यहां पर मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसे लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता। इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, लेग हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो लेग हीमोग्लोबिन होता क्या है, समझिए। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम मैंने आपको बताया था कि ये जो है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों में कार्टेक्स में लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। अब देखिए, लेग हीमोग्लोबिन कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दाल वाले पौधे की जड़ों में कार्टेक्स जो पाया जाता है, उसमें लेग हीमोग्लोबिन वर्णक एवं नाइट्रोजिनेस एंजाइम का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो लेग हीमोग्लोबिन यही है जो कि सहजीवी जीवाणुओं का दाल वाली फसलों में वर्णक और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का संश्लेषण करता है। लेग हीमोग्लोबिन कार्टेक्स कोशिकाओं में अवायवीय अवस्था में रहने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आपको इसे लर्न करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है नौवां क्वेश्चन, उसको देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट, हमारा नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, उसका आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, दुधवा
राष्ट्रीय, ठीक है, और उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक बार पुनः देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये आंसर भी आपको याद रखना है कि तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या है। भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। यानी कि स्टूडेंट, जो तप्त स्थल होते हैं, हॉट स्पॉट होते हैं, वो क्या होते हैं, और भारत में जो तप्त स्थल स्थित है, हॉट स्पॉट, उसके आपको नाम लिखना है। तो देखिए, तप्त स्थल का हम परिभाषा देखते हैं। वह भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल कहलाता है। यानी कि जहां पर जैव विविधता में संकट हो गई, वहां का स्थान कहलाएगा तप्त स्थल। कुछ तप्त स्थल हमारे इंडिया में उपस्थित है, उनके हम नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहां जैव विविधता संकट में होती है, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट कहलाता है वो क्षेत्र। ठीक है, एग्जाम्पल चलिए समझ लेते हैं। हिमालय, हिमालय में हो गया आपका पूर्वी हिमालय। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर देखते हैं इंडो वर्मा, इंडो वर्मा, तथा आपका और ये एक है स्टूडेंट पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये हमारे भारत में स्थित तप्त स्थल हैं। यहां पर जैव विविधता संकट में रहती है। जैसे पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा तथा पश्चिमी घाट, ये हमारे इंडिया में उपस्थित तप्त स्थल का नाम है। चलिए अपना 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आंसर के साथ। अम्ल वर्षा यानी कि एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख अम्लों के नाम लिखिए। यानी कि अम्लीय वर्षा में कौन से ऐसे अम्ल होते हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण एसिडिक रेन होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। तो नंबर 1 अम्ल मैंने आपको पहले भी बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला शायद आप लोगों को पता हो, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, H2SO4। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमारा आता है नाइट्रिक अम्ल। ये दोनों जो होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए मेन रूप से जिम्मेदार होते हैं, HNO3। ठीक है, जैसे SO2 जो है ये SO3 और H2SO4 को बना देता है। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल जो है स्टूडेंट, NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं, जिनके कारण इन्हीं 2 अम्लों के साथ जब जल गिरता है अधिक आर्द्रता के साथ, तो हमारे अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के लिए यही 2 अम्ल जिम्मेदार हैं, एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक है नाइट्रिक अम्ल। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये 11 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे, इनके आंसर भी आपको समझ में आ चुके होंगे और वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसके बाद में दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।